हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। इससे पहले वो हमारा चैनल था, अब आपके नाम हो गया है। इसलिए जब तक हम कहे हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल में, तब तक हम एक बार भी नहीं किए उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अब ये आपका चैनल है, इसलिए अब हम आपसे कहेंगे कि आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो इससे पहली हेडिंग में हम लोग पढ़े अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उससे पहले भी जो हेडिंग थी वो थी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में प्रकार पढ़े, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर उसके बाद उस प्रतिबिंबों के बनने के नियम पढ़े। फिर प्रतिबिंबों के बनने के नियम पढ़ने के बाद ये हेडिंग पढ़ा गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब भी हेडिंग हमें आज पढ़ना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोग जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़े तो उसमें 6 स्थितियां थी। जब वस्तु अनंत पर थी, जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच थी, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु हो, चौथी स्थिति जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, पांचवी स्थिति जब वस्तु फोकस पर हो, और छठी स्थिति थी जब फोकस और ध्रुव के बीच हो। उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेंगे तो केवल हमें दो स्थितियां पढ़नी है। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो हमें बनाना है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप समझ गए हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, और उभरा हुआ परावर्तक तल रहेगा मतलब कलई इसके दबे हुए भाग पर की जाएगी। तो ये दबे हुए भाग पर इसके हम लोग कलई कर दिए। चूंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनेगा और इसके वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों गोली कोष का कटा हुआ भाग रहेगा जो इधर पड़ रहा है। तो ये वक्रता केंद्र इसका हो गया C यहाँ, और इसका जो फोकस, मुख्य फोकस हो गया वो हो गया यहाँ। इसके लिए अगर मुख्य अक्ष ड्रॉ करें तो मुख्य अक्ष इससे बना दे रहे हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जब मुख्य अक्ष से किरणें समांतर आपतित होती हैं, तो मुख्य अक्ष से इस किरणें इस पे समांतर आपतित करा रहे हैं, तो मुख्य अक्ष से किरणें आपतित हो रही हैं। तो उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण की जब बात करेंगे तो इसका फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे पड़ेगा, तो दर्पण के पीछे बना दिया गया। ये हो गया उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ है। अब ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आपतित हो रही हैं। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल समांतर किरणें आपतित हो रही हैं। तो परावर्तन के नियम में हम पढ़े कि जब किरणें परावर्तक तल पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये टकरा कर इधर की ओर जाएगी, अर्थात इसका मतलब फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही होगी। ये वाली प्रकाशीय किरण यहाँ से आएगी, परावर्तक तल से टकरा कर इधर की ओर जाएगी, अर्थात ये भी फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये मुख्य अक्ष के जो इधर वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने पथ पर वापस लौट जाती हैं। तो ये इस पर वापस लौट गई। अगर इसे देखा जाए तो ये यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, और दूसरा अगर इस किरण को देखा जाए, ये जो आपतित किरण है ये भी यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो परावर्तित किरणें हैं मतलब ये और ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेंगे और दूर हट रहे हैं। इस वजह से इन्हें अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए, पीछे की ओर ये बढ़ा दिया गया, तो ऐसा लगता है कि फोकस पर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये किरणें कहाँ मिल रही हैं? ऐसा लग रहा है फोकस पर मिल रही हैं, मतलब फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी तब वस्तु का बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ये दोनों बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो पहली हेडिंग हो गई जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात इधर से जा रही हैं, जो कभी नहीं मिल पा रही हैं तो इन्हें पीछे बढ़ाया गया, तो फोकस पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं।
तो इसके लिए अब निष्कर्ष देखें तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। किस आकार का बन रहा है, बिंदु के आकार का या अत्यंत छोटा बन रहा है। वास्तविक या आभासी की बात करें तो किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अतः प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो इसका अगर पूरा निष्कर्ष लिखें तो जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे किस बिंदु पर बन रहा है, फोकस पर। दर्पण के पीछे फोकस पर, कॉमा वास्तविक या आभासी, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो दर्पण के पीछे फोकस पर आभासी किस आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का या अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का। सीधा की उल्टा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनेगा ये। और अगले चित्र से वो क्लियर भी हो जाएगा। तथा बिंदु के आकार का तथा सीधा बनता है। अगर एक बार फिर इस पर बात कर लें तो जब वस्तु अनंत पर रखी गई होगी तो वस्तु को अनंत पर रख दिया गया। तो जब वस्तु को ये अनंत पर रख दिया गया वस्तु, तो अब इससे जो ये उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होंगी। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होंगी तो ये परावर्तन के पश्चात दूर हटेंगी, जिसकी वजह से कभी नहीं मिल पाएंगी। अगर इन्हें पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ऐसा लगता है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, अर्थात फोकस पर मिल रही हैं। अतः फोकस पर प्रतिबिंब बना। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब ये दर्पण के पीछे फोकस पर आभासी बिंदु के आकार का और सीधा बनता है। अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे दूसरी, और उत्तल दर्पण में ये अंतिम हेडिंग ही रहेगी। इसमें दो ही स्थितियां हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी हेडिंग आएगी जब वस्तु अनंत और इस ध्रुव के बीच कहीं भी रख दी जाए। जब वस्तु अनंत और इस ध्रुव के बीच कहीं भी रख देंगे तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो कहीं भी रखेंगे एक ही स्थिति रहेगी। अब कैसे वो स्थिति बनेगी उसे अगले हेडिंग में बता रहे हैं कि जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव P के बीच रखा जाए, तो अनंत तथा ध्रुव के मध्य बीच हो। तो ये हो गया अनंत कहीं भी, ये हो गया दर्पण का ध्रुव, उत्तल दर्पण बना दिया गया। उत्तल दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ। अब कहीं पर भी वस्तु रख दिया गया, ये कहीं पे वस्तु यहां रख, ये हो गया वस्तु। अब वस्तु से किरणें जाएंगी और इस दर्पण से होगा इनका परावर्तन। तो ये मान लिया गया ये किरण यहां जा रही है। अब ये यहां से होगी परावर्तित। जब यहां से ये परावर्तित होगी तो जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये समझ रहे हो, ये हो गया मुख्य अक्ष। जो इस पर से किरण जाएगी वो टकरा के वापिस हो जाएगी। ये दूसरा मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरणें जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये परावर्तन होकर जब जाएगी तो कहां से ऐसा लगेगा कि जा रही है, फोकस। तो इसे बना दिए, ये यहां से परावर्तित हो गई और ऐसा लग रहा है कहां से जा रही है, फोकस। ये तो हो गया एक। अब दूसरी बात करें तो पहले नियम में कहा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें फोकस से जाती हैं या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरे नियम में कहा गया कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने पथ पर वापस लौट जाती हैं। तो अगर इसे देखा जाए, जो वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, तो इधर जो प्रकाश किरण जाएगी, मतलब जो यहां से आ रही है, तो इधर की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन इसकी स्थिति क्या होगी कि जो वक्रता केंद्र की ओर जा रही होगी या जाती हुई प्रतीत हो रही होगी, वो इस
दर्पण से परावर्तित होकर अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। वापस लौट आएगी तो अब ये और ये दोनों किरण कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे तो इन्हें पीछे की ओर बढ़ाया गया। ये फोकस पर जा रही है, ये वक्रता केंद्र पर। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब इमेज। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, तो ये हो गया अनंत, ये हो गया ध्रुव, इसके बीच में कहीं भी वस्तु हो, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है वो ऐसा लगता है कि फोकस से जा रही है। जो वक्रता केंद्र से जा रही है वो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जा रही है। इन दोनों को अगर पीछे मिलाया जाए तो ये दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहां प्रतिच्छेद करेंगे वही प्रतिबिंब बनेगा। अब अगर इसे और पास लाएं तो ये प्रतिबिंब और इधर खिसकेगा, लेकिन जब भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा इस ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। तो केवल दो स्थितियां, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और दूसरी स्थिति जो हम पढ़ रहे हैं जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, ये वस्तु जब अनंत तथा ध्रुव के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के मध्य। तो निष्कर्ष अगर लिखें तो तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ध्रुव, दर्पण के पीछे ध्रुव P तथा फोकस, फोकस F के मध्य। एक स्थिति क्लियर हो गई, स्थिति क्लियर हो गई कि कहां बनेगा? ध्रुव तथा फोकस के मध्य। कॉमा वास्तविक या आभासी, अगर किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, ये यहां पर मिलती हुई अगर वास्तव में मिलती तो वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अतः कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ध्रुव तथा फोकस के मध्य, आभासी। आभासी अब उसके बाद, आभासी के बाद एक बात करनी कि वस्तु से छोटा, बड़ा, बराबर किस आकार का बनेगा। तो देखें तो वस्तु इतनी बड़ी है, उसका प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और सीधा कि उल्टा, इस प्रकार से अगर वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब भी ऐसे ही बन रहा है, बस छोटे आकार का बन रहा है। तो वस्तु से छोटा तथा सीधा बनता है, तथा सीधा बनता है, तथा सीधा बनता है। तो ये भी इसका दूसरी हेडिंग जो थी, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रहेगी तब वस्तु का प्रतिबिंब हम देख रहे हैं दर्पण के पीछे, ध्रुव तथा फोकस के मध्य, आभासी, वस्तु से छोटा, ये इतना बड़ा, ये इतना ही बड़ा है, तो वस्तु से छोटा तथा सीधा बनता है। अगली हेडिंग आती है इन दर्पणों के उपयोग, गोली दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े अवतल दर्पण, तो पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, फिर पढ़ रहे हैं ये उत्तल दर्पण, तो फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। अब हमें जानना है अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें, समझ गए आप अवतल दर्पण कैसे होगा। और अवतल दर्पण मतलब जिसका परावर्तक तल दबा हुआ, ये हो गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का यही मुख्य अक्ष हो गया। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों के बनने की स्थिति में देखा गया कि अनंत पर जब वस्तु थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना। जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रख दिया गया तब उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बना। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया गया तब प्रतिबिंब उसका वक्रता केंद्र पर बना। अब उसके बाद जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है और किरणें आपस में वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अतः अवतल दर्पण में दो बातें हमें मिली कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा, तथा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक बनता है, तथा वास्तविक बनता है। इस वजह से इसका जो पहला उपयोग है वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक बनने की वजह से, पहली चीज तो इसका उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे सब कुछ बड़ा दिखाई देगा। तो दाढ़ी बनाने के लिए पहला उपयोग यह हो गया इसका, दाढ़ी बनाने के लिए।
और क्यों इसका उपयोग होता है? क्योंकि यह वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है और बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। दूसरा उपयोग अगर इसके बात करें तो दंत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है, दंत चिकित्सकों द्वारा, डेंटिस्ट्स द्वारा। दंत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। दंत चिकित्सक क्या करते हैं? दांत का बड़ा चित्र देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत आई है, उस आधार पर उसका ट्रीटमेंट, इलाज किया जाता है। तो दंत चिकित्सकों द्वारा। और भी चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। किन चिकित्सकों द्वारा? चिकित्सकों द्वारा यूज किया जाता है गला, आंख, कान, गला, आंख, कान इत्यादि की जांच में तो दंत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये दांत का बड़ा चित्र बनाता है। दूसरी चीज, गला, आंख, कान, इन सब के भी अंदर अगर देखना हो तो बहुत छोटी छोटी संरचनाएं रहेंगी जिन्हें नहीं देखा जा पाएगा आसानी से, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करके बड़ा चित्र उसका आसानी से देखा जा सकता है, फिर उसका इलाज किया जा सकता है। तीसरा उपयोग इसका है, चूंकि अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, अवतल दर्पण जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं तो ये किरणें आकर फोकस पर मिलती हैं तो ये केंद्रित हो जाती हैं। केंद्रित होने की वजह से क्या होता है कि अगर सभी प्रकाश की किरणों को बटोरना हो, एक प्रबल स्रोत चाहिए हमें, जिससे कि शक्तिशाली किरणपुंज अगर हमें ज्ञात करना हो, शक्तिशाली किरणपुंज ज्ञात करने के लिए शक्तिशाली किरणपुंज प्राप्त करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस वजह से टॉर्च में, सर्च लाइट में, और जो कार, मोटर कार, वाहन, बाइक, सबकी हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में तो टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में शक्तिशाली किरणपुंज प्राप्त करने के लिए, शक्तिशाली किरणपुंज प्राप्त करने के लिए तीन उपयोग हो गए। चौथा, जैसे अब अभी यहाँ पे देखा गया कि मुख्य अक्ष से समांतर किरणें आके परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल जा रही हैं, शक्तिशाली किरणपुंज मिल जा रहा है। तो सौर सेल है या फिर सौर भट्ठियां हैं, सौर भट्ठियों में भी परावर्तक तल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे कि एक बिंदु पर प्रकाश केंद्रित हो सके। तो सौर भट्ठियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सौर भट्ठियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए तो ये हो गए अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग क्या हो गए? दाढ़ी बनाने के लिए, क्यों? ये वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है और जो एक्चुअल साइज है उससे बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, इस वजह से दाढ़ी बनाने के लिए। दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का चेकअप करने के लिए, आंख, कान, नाक, गले की जांच के लिए, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में यूज करने से शक्तिशाली किरणपुंज मिलेगा, और सौर भट्ठियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, ताकि प्रकाश की तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए और एक ही जगह पर अधिक से अधिक प्रकाश गिरे, जिससे उस चीज को गर्म किया जा सके। तो अब अगली हेडिंग आती है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, तो उत्तल दर्पण सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होगा? जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। तो ये परावर्तक तल उभरा हुआ हो गया। अब चूंकि इसका वक्रता त्रिज्या इधर पड़ेगा, क्योंकि ये इधर से गोले का कटा हुआ भाग है। ये हो गया इसका मुख्य फोकस पे ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका मुख्य फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, सब चीजें बन गई। अब उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ना है। तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग किया जाता है साइड मिरर, मतलब जो गाड़ी है गाड़ी के जो, या कोई भी कार है, बस है, जीप है, ट्रक है, या फिर टू व्हीलर बाइक है, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए शीशा उपयोग किया जाता है। बाइक में इस प्रकार से ये इधर हैंडल हो गया, तो ये शीशा उपयोग किया जा रहा है।
तो ये जो साइड मिरर्स दोनों हैं, ये इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो ये किरण टकरा के इधर चली गई, उसके बाद इसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच कहीं ना कहीं बनता। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। आभासी बन तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ प्रतिबिंब जो है वो सीधा बन रहा है, सीधा और वस्तु से छोटा। ये दोनों मेन बात है, सीधा और वस्तु से छोटा। सीधा बनने की वजह से जो भी पीछे कार, ट्रक, बस आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हमें सीधा दिखाई देंगे। और दूसरी चीज, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा। अगर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा तो पीछे की पूरी सड़क कवर हो जाएगी, ज्यादा दूर तक का क्षेत्र हम लोग कवर कर पाएंगे, देख पाएंगे, जिसकी वजह से साइड मिरर्स में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो एक बाइक से ही दोनों का एग्जाम्पल हो गया। अगर बाइक की हेडलाइट की बात करें जो आगे, तो वो शक्तिशाली किरण पुंज प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है, जिसकी वजह से शक्तिशाली किरण पुंज उपलब्ध कराने के लिए उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जबकि इसके साइड मिरर्स में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा बनाने से हमें जो भी चीज है वो साक्षात वही दिखती है और पीछे पूरी सड़क कवर हो जाती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है। अब इसकी दूसरी हेडिंग की बात करें, दूसरा उपयोग। तो पहला उपयोग उत्तल दर्पण का हो गया साइड मिरर्स में, वाहनों के पार्श्व मिरर, साइड मिरर में। दूसरा इसका उपयोग है जो भी सड़कों पर, बाजारों में बल्ब लगाए जाते हैं, तो बल्ब अगर लगाए गए हैं तो अगर ये पीछे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाए तो इसका जो रोशनी इस पे पड़ेगा तो ये इसे स्प्रेड कर देगा, फैला देगा। तो सड़कों, बाजारों में लगने वाले लैंपों के परावर्तक पृष्ठ में उपयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में प्रकाश फैल सके। तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग हो गए, साइड मिरर में, और दूसरा सड़कों पर लगने वाले प्रकाश स्रोतों के परावर्तक तल के रूप में। तो प्रकाश स्रोत के परावर्तक तल के रूप में। बस ये हो गए इसके उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग। अब ये हम लोगों का हेडिंग समाप्त हो गया। गोली दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लिए। गोली दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंबों की स्थितियां जो है 6 प्रकार से प्रतिबिंब बन रहे हैं, उसे इसके पहले भाग 4 में पढ़ा गया। ये भाग 5 है, इसमें उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को देखा गया, जिसमें 2 स्थितियां थी। एक तो जब वस्तु अनंत पर है, और दूसरा जब अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी वस्तु रखी गई। उसके बाद इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ा गया। अवतल दर्पण के उपयोग में आप लोग सुने कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, आंख, नाक, कान, गले की जांच के लिए किया जाता है, क्योंकि ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। दूसरा, परावर्तक तलों के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि किरणें परावर्तित होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो परावर्तक के रूप में यूज किया जाता है सौर भट्टियों में। और हेडलाइट में शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग। अब अगली हेडिंग आती है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में इसका उपयोग है साइड मिरर में, और दूसरा हो गया प्रकाश स्रोत के परावर्तक तल के रूप में। अब एक बात आती है कि दर्पणों को पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए बहुत सारी बात हो गई है कि पहला देखकर, अगर छूकर उसे पहचानना हो तो स्पर्श करके अगर पहचानने की बात आती है तो पहला समतल दर्पण है, जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे। दूसरा, अगर अवतल दर्पण है तो जिसका परावर्तक तल दबा हुआ अंदर की ओर रहेगा, इस प्रकार से दबा हुआ अंदर की ओर रहेगा तो अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ रहेगा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति के आधार पर भी बताया जा सकता है, प्रतिबिंब के आधार पर भी बताया जा चुका है। वैसे समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में अगर देखा जाए, इस उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है,
आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियां, जिसमें छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है और एक स्थिति में आभासी भी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ये अवतल गोली दर्पण से रिलेटेड मतलब प्रतिबिंबों का बनना और इन दर्पणों का उपयोग वाली हेडिंग समाप्त होती है। ठीक है फिर, थैंक यू क्लास।